Hello everyone, in this lecture I am going to discuss about invariant tensor, epsilon tensor जो कि एक एग्जाम्पल है इन्वेरिएंट टेंसर का एंड सूडो टेंसर। अब देखो जो इन्वेरिएंट टेंसर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। द टेंसर्स हैविंग हायर रैंक्स विच हैव द सेम कंपोनेंट्स इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है, ये मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है। जैसे हम जब टेंसर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हैं जिसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड। अब देखो जब हम इसे थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो हमें एक न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है, न्यू कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको हम ये चेक करते हैं कि ये चेंज हुए हैं या नहीं। अगर ये कंपोनेंट्स यहाँ से यहाँ रोटेट करने पर चेंज नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो एक इन्वेरिएंट टेंसर क्वांटिटी है। दैट मीन्स जो कंपोनेंट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे इन केस ऑफ इन्वेरिएंट टेंसर। अब आगे क्या है, सच टेंसर्स आर सेड टू बी इन्वेरिएंट कंपोनेंट्स और इन्वेरिएंट टेंसर्स एंड ऑल्सो आइसोट्रोपिक टेंसर्स। अब इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनसे आप फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर आइसोट्रोपिक टेंसर है बेसिकली कई बुक्स में इसे एक अलग से गिवन होता है, लेकिन हमें समझ नहीं पाते इसको कि ये एक्चुअल में इन्वेरिएंट टेंसर या फिर कंपोनेंट्स का ही एक पार्ट है। तो ये भी यही है जो कि इन्वेरिएंट टेंसर होता है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। एग्जाम्पल के लिए क्रोनेकर डेल्टा जो है वो भी इन्वेरिएंट टेंसर होता है और जो एप्सिलॉन टेंसर है वो भी। जो क्रोनेकर डेल्टा है वो एक इन्वेरिएंट टेंसर है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप इसे स्टडी करके आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। देन कम टू दी एप्सिलॉन टेंसर। जो एप्सिलॉन टेंसर है ये बहुत ही सिमिलर है किससे, अल्टरनेट टेंसर से। और अल्टरनेट टेंसर आप प्रीवियस लेक्चर में जस्ट स्टडी करके आए हैं। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या अज्यूम किया था एप्सिलॉन टेंसर के लिए कि ये रैंक 3 अज्यूम की थी और जो सफिक्स हमने माने थे आई जे एंड के, आप कुछ भी मान सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि जो ये टेंसर क्वांटिटी होगी अल्टरनेट टेंसर होगा वो हमें क्या क्या वैल्यू देगा, वो होगी 0, 1 एंड -1। लेकिन 0 वैल्यू कब होगी, वो ये सफिक्स डिफाइन करेंगे कि अगर इन सफिक्सेस में से कोई 2 सफिक्सेस इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि इस टेंसर की वो जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 और मोर सफिक्सेस इक्वल होंगे उस केस में इसकी वैल्यू 0 होगी। उसके बाद जो 1 है हमें जब 1 वैल्यू है वो कब मिलेगी, वो भी इस सफिक्स पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये जो सफिक्सेस हैं इनका ऑर्डर क्या है। मान लीजिए मैं इनको इस ऑर्डर में लिखती हूँ आई जे एंड के। आपका ऑर्डर है सफिक्स लिखने का ये, दैट मीन्स आई जे एंड के या फिर के आई जे या फिर जे के आई। अगर आप इस ऑर्डर में इन सफिक्स को लिख रहे हो तो इस टेंसर की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिलेगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसके बोलेंगे आप साइक्लिक या फिर आप बोल सकते हैं इवन परमुटेशन। जो इवन परमुटेशन है आप उसे जब मैंने एंटीसिमेट्रिक का केस करवाया था तो वहाँ पर अच्छे से समझाया था। अब यहाँ डायरेक्ट ही लिखना होगा इवन परमुटेशन। अब उसके बाद इसी तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी -1, वो किस केस में होगी। अब सपोज करो आपकी ये डायरेक्शन ना होकर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, दैट मीन्स के जे आई या फिर आई के एंड जे या फिर जे आई एंड के, आप इसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये होगा किस केस में, एंटी साइक्लिक आप बोलेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर देखना है ना कि सफिक्स किस वे में लिखे हैं। देन हम इससे बोलेंगे ऑड परमुटेशन। अब इसी तरीके से ये तो बात हो गई रैंक 3 की।
देन हम देखते हैं रैंक 4 के केस में कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो एप्सिलॉन टेंसर आपने अज्यूम किया, देन जो सफिक्स हैं वो आपने लिखे आई के एल एम। इसी तरीके से हमें यहाँ भी वैल्यूज़ मिलेंगी, वो भी होंगी 0, 1 एंड -1। 0 वही सेम केस होगा, कब मिलेगी हमें 0 वैल्यू, व्हेन 2 और मोर सफिक्सेस आर इक्वल। देन 1 हमें मिलेगी वही ऑर्डर, कब, जब साइक्लिक होगी या फिर इवन परमुटेशन। अब जो सफिक्स हैं आई के एल एम, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी यहाँ पर, 0, 1, 2 एंड 3, ये इसकी वैल्यूज़ होंगी, ये जो सफिक्स हैं इनकी। देन -1 वही सेम केस, एंटी साइक्लिक एंड ऑड परमुटेशन, एंड सेम वैल्यूज़ ऑफ सफिक्सेस 0, 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद देखो हमें ये जो न्यू डेफिनेशन मिली है, हम इसको बोलेंगे सूडो टेंसर। यहाँ से हमारे पास एक न्यू टर्म इंसर्ट हुई है, वो है सूडो टेंसर। अब जो सूडो टेंसर है, अगर हम इसे आगे डिफ़ाइन करें तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जैसे यहाँ तो हो गया सिर्फ सूडो टेंसर, लेकिन सूडो टेंसर का यूज़ करके हम और भी टर्म्स निकाल सकते हैं। वो क्या क्या होंगी, सूडो स्केलर भी हो सकती है, सूडो वेक्टर भी हो सकती है। देखो जब हम सूडो स्केलर की बात करेंगे तो हम उस स्केलर को सूडो टेंसर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा हमारे पास सूडो स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास जो फाई है आपने कंसीडर किया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको क्या बनाना है, सूडो स्केलर। तो वो कब मिलेगा, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स फाई एप्सिलॉन आई के एल एम। अब यहाँ पर फाई पर एक बात और ध्यान देने की बात है कि जो फाई होगा उसका सिर्फ 1 कंपोनेंट ही होगा, ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। देन इसके बाद देखो हमें क्या यूज़ करना है, इस एप्सिलॉन टेंसर को ही यूज़ करना है, उसी का यूज़ करके कुछ टर्म्स और डिफ़ाइन करेंगे हम सूडो टेंसर के केस में। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो सूडो टेंसर क्वांटिटी है हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो जैसे हमने स्टडी किया है लॉ ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ भी एक लॉ पढ़ेंगे, और वो लॉ क्या डेफिनेशन देगा हमें वो देखते हैं। हम यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का केस डिफ़ाइन करेंगे, और जो एंटी सिमेट्रिक टेंसर हम कंसीडर करेंगे उसकी रैंक 2 भी हो सकती है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए रैंक 2 ही लेंगे, और कितनी भी हो सकती है। मान लो आपने कंसीडर किया कोई एंटी सिमेट्रिक टेंसर और आपको डिफ़ाइन करना है सूडो टेंसर, तो आप कैसे करोगे, एंटी सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा ए आई के, रैंक 2 आपको माननी है। देन इसके बाद देखो आपको सूडो टेंसर किससे डिनोट करोगे, मान लो सूडो टेंसर को आपने डिनोट किया इस सिंबल से, ए दिस सिंबल एंड आई के। अब देखो जब आप किसी सूडो टेंसर जो आपने अज्यूम किया है, जो उसकी रैंक आपने अज्यूम की है, उसी रैंक के एंटी सिमेट्रिक टेंसर को जब आप सूडो टेंसर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट सूडो टेंसर ही मिलेगा। अब वो कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, मान लो दिस सूडो टेंसर इज़ इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, और जो आप एंटी सिमेट्रिक टेंसर कंसीडर करोगे उसके साथ। देन इट विल बी आई एल एप्सिलॉन आई के एल एम एंड ए एल एम। दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक टेंसर एंड दिस इज़ सूडो टेंसर, और ये जो 1/2 आपने मल्टीप्लाई किया है ये इस डेफिनेशन को कन्वे कर रहा है। जो समेशन की वैल्यू होगी वो एल एम की 0 से अप टू 3 हो जाएगी। अब ये आपके पास एक लॉ आ गया कि आप कैसे सूडो टेंसर को डिफ़ाइन करोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये आपको क्या बोल रहा है, दी प्रोडक्ट ऑफ
a tensor with a pseudo tensor is also a pseudo tensor. दैट मीन्स जब आप किसी स्यूडो टेंसर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट भी आपके पास स्यूडो टेंसर ही आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल ऑफ द गिवन टेंसर। अब देखो यहाँ तक हो गई हमारी बात स्यूडो टेंसर के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो एप्सिलॉन टेंसर है उसी का यूज़ करके हमें क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। अब कंसीडर करो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वेक्टर्स आप क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, ए एंड बी को क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करोगे तो ए क्रॉस बी, जिसको आप किसी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल मानोगे, दैट मीन्स वो आप कंसीडर कर सकते हो डी। अब देखो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन टेंसर का यूज़ करना है इन दोनों की प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो आप कैसे कर सकते हो, आपको याद होगा कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हो तो आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो। वो कैसे, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे आई जे एंड के। अब देखो ए क्रॉस बी है, ए पहले है तो आप यहाँ पर ए की कंपोनेंट्स को लिखोगे, दैट इज़ A1 A2 एंड A3। उसके बाद आप बी को लिखोगे, देन B1 B2 एंड B3। ये आ गया आपके पास। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास डी की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखो D1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A2 B3, दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस में फिर दिस मल्टीप्लाई दिस A3 B2, ये हो गया। देन हमें क्या करना है, जो एप्सिलॉन टेंसर है उसका यूज़ करना है। और वो यूज़ कैसे करेंगे, हम इस एप्सिलॉन टेंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 2 3। हम रैंक 3 की बात कर रहे हैं तो हम रैंक 3 को ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन A2 B3 माइनस में A3 B2, देन मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन 1 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एंटी सिमेट्रिक टेंसर का केस भी। अब वो आप कैसे करोगे, जैसे ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, एप्सिलॉन 1 2 3 A2 B3 माइनस में। अब देखो एंटी सिमेट्रिक टेंसर की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, जब आप 2 सफिक्सेस को इंटरचेंज करोगे तो वहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, जिसका मतलब होगा, मान लो आपने इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दिया, एप्सिलॉन 1 3 2, तो यहाँ माइनस और आएगा, तो इसका माइनस और इसका माइनस ये हो जाएगा प्लस। देन ये जो 2 वैल्यूज़ हैं A3 एंड B2 वो एज इट इज़ रहेगी, हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, 2 एंड 3, यहाँ पर ये जो 2 एंड 3 है ये सेम है, दिस एंड दिस, और ये 3 2 एंड दिस। तो आप इसको किसी अदर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई सफिक्स मान सकते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे। अब वो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 आप आई जे यूज़ कर सकते हैं, देन 2 की जगह आपने आई माना है एंड 3 की जगह जे, तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से जब आप यहाँ करोगे 1 तो आपने एज इट इज़ ही रखा, अभी ये कांस्टेंट माना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। देन आई जे, उसी तरीके से यहाँ भी आप मानेंगे ए जे एंड बी आई, क्योंकि 2 की जगह तो आपने माना है आई और 3 की जगह माना है जे, तो वो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखो आपने निकाली थी D1 की वैल्यू, D1 मीन्स ये जो 1 अगर यहाँ है तो यहाँ पर 1 ही कांस्टेंट रहेगा। जिस तरीके से आपने D1 की वैल्यू निकाली उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं D2 एंड D3। देन फर्दर बहुत सारी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं आप। हम अब D2 के लिए जब निकालेंगे तो D2 के लिए क्या आएगा,
देखो, जब आप D2 का केस कंसीडर करोगे तो आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन टू जे के। आप अपने अकॉर्डिंग इन सफिक्सेस को कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ आई जे माना है, आप जे के भी मान सकते हैं। तो ए जे एंड बी के सफिक्सेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। मैंने जानबूझकर ही अलग लिया है, लेकिन आप सेम ले लोगे ताकि आपको पता चले कि कैसे आप क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। देखो, जब मैंने D1 की बात की तो यहाँ 1 कांस्टेंट था, और D2 की बात की तो 2 कांस्टेंट है। और मैंने इस पूरे इक्वेशन को यूं प्लस की टर्म्स में डिफ़ाइन ना करके एक जनरल केस को डिफ़ाइन किया है। आप इसको भी यूं लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 आई जे एंड देन ए आई बी जे, ये हो जाएगा। अब देखो, जब आपने D2 की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि वो क्या है, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन भी आपने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पर कोई समेशन का साइन यूज़ तो किया नहीं आपने, बल्कि यहाँ पर अंडरस्टूड है, क्योंकि वही तो उसकी डेफिनेशन है। चलो, यहाँ ये आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन भी यूज़ हो गया। अब उसके बाद D3, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा D3 के केस में क्या होगा। देन एप्सिलॉन 3 जे के एंड ए जे बी के। अब देखो, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन जब हम इन तीनों इक्वेशंस का एक जनरल केस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मान लो डी आई, इन सभी सफिक्सेस जो डी की सफिक्स हैं उनको आपने आई से कंसीडर किया, और एप्सिलॉन के जो फर्स्ट सफिक्स है वहाँ पर क्या आएगा, वही सफिक्स जो यहाँ पर है, दैट मीन्स आई, देन जे एंड के, और फिर यहाँ हो जाएगा ए जे बी के। ये तो इन सभी का बिल्कुल जनरल केस आपके पास आ चुका। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो आपने निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों को ही फाइंड करना है। और उनको फाइंड करने के लिए आपको कंसीडर करनी पड़ेगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, वो होती है जैसे कोई भी क्वांटिटी R मान लीजिए, R इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, दैट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्केलर होनी चाहिए। ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है वो ये होती है। और देखो, आपने अभी अभी क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B को D के इक्वल मान के सोल्व किया था, जहाँ से आपको मिली थी D की वैल्यू। और वो D की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो थी एप्सिलॉन आई जे के एंड ए जे बी के। हम इसी रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे यहाँ। देखो, R किसके इक्वल है, C डॉट A क्रॉस B किसके इक्वल है, D, C डॉट D हो गया। देन आप इसको सफिक्सेस की टर्म्स में कैसे लिखोगे, वो हो जाएगा सी आई एंड डी आई, ये हो गया। देन आपको डी आई की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, तो सब्सटीट्यूट करने पर आपको क्या मिलेगा, सी आई एज इट इज़, देन डी आई के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के एंड ए जे बी के, ये हो गया। अब देखो, जब आप इसे फर्दर लिखोगे तो आप एप्सिलॉन को आगे लिख सकते हैं आई जे के सी आई ए जे एंड बी के। ये तो हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट। अब उसके बाद हमें एप्सिलॉन टेंसर का ही यूज़ करके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी फाइंड करना है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो किस फॉर्म में होती है, दैट इज़ E इक्वल टू C क्रॉस A क्रॉस B, यानी कि जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट है वो है वेक्टर यानी कि क्रॉस। वो किसके साथ क्रॉस है, A क्रॉस B के साथ, और A क्रॉस B वही सेम रिजल्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ। देखो, E आई, आप यहाँ पर कोई जनरल केस फाइंड करने के लिए सफिक्स का यूज़ करेंगे, E आई विल बी इक्वल टू C क्रॉस D। यहाँ पर जब आप क्रॉस के साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो टेंसर है वो आ जाएगा, तो वो क्या कैसे होगा, एप्सिलॉन आई जे के एंड सी डी। अब यहाँ सफिक्स भी आएंगे,
सफिक्सेस को आप कैसे लिखोगे, सी जे एंड डी के। इसके बाद यहाँ पर जो डी के है उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर डी आई जो था इस पोजीशन पर था, अब यहाँ पर जो डी के है वो इस पोजीशन पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो सफिक्सेस की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, जो डी के की वैल्यू है, डी के की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन आई जे के। यहाँ पर आप आई जे के को यूज़ ना करके बल्कि के एल एन, क्योंकि अदर सफिक्स यूज़ करने हैं वो यूज़ करेंगे। देन ए एल एंड बी एन, क्योंकि आप ये सफिक्स यहाँ यूज़ कर चुके हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट यूज़ करने हैं। तो हो जाएगा आपके पास ई आई विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ये वाला, देन सी जे, और डी के की वैल्यू क्या है, सफिक्सेस के चेंज होने के कारण इसके सफिक्स की पोजीशन भी चेंज हुई, तो वो है एप्सिलॉन के एल एन ए एल एंड बी एन। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। अब फर्दर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन के एल एन, देन सी जे ए एल बी एन। यहाँ पर ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ना, ये दो एप्सिलॉन टेंसर साथ में हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिफ़ाइन करने के लिए क्रोनेकर डेल्टा का यूज़ करते हैं, और वो कैसे होगा, एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एल एन वो किसके इक्वल होगा, क्रोनेकर डेल्टा आई जे एंड एल एन। वो ये कैसे आया है, देखो यहाँ पर जो के सफिक्स है वो रिपीट हो रहा है। जो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन है, अगर रिपीट हो रहा है तो रैंक में काउंट नहीं होगा। रैंक में काउंट ना होने की वजह से हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, आई जे एंड एल एन। हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन को अगर हम फर्दर रिजॉल्व करें, देन इट विल बी आई एल डेल्टा जे एन माइनस में डेल्टा आई एन डेल्टा जे एल। ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट। आप इसे एक आइडेंटिटी की तरह याद कर सकते हैं। देन हम इसकी जगह पर इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एन माइनस में डेल्टा आई एन एंड डेल्टा जे एल एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। ये टर्म यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी, सी जे ए एल बी एन। अब देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एन सी जे ए एल बी एन माइनस में डेल्टा आई एन डेल्टा जे एल सी जे ए एल बी एन। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर आप इसे फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से एक रिजल्ट का यूज़ करेंगे और वो क्या होता है, डेल्टा आई एल ए एल इक्वल टू ए आई। दैट मीन्स ये दोनों सफिक्स दिस एल एंड दिस एल अगर सेम हैं तो आप इन्हें ड्रॉप कर देंगे और जो थर्ड सफिक्स है आप उसका यूज़ करोगे, और वो किसकी सफिक्स होगी, इस वाली क्वांटिटी की। ये हो गया आपके पास वन मोर रिजल्ट। तो जब आप इसे इसमें यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई एल दैट मीन्स ये वाला एंड ए एल दिस, तो आप इसको इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि ए आई की जगह, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जे एन एंड ए आई सी जे बी एन। ये हो गया, सी जे भी एज इट इज़ है, बी एन भी एज इट इज़ है, और इन दोनों की जगह पर ए आई और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ है माइनस में। आप इसी तरीके से यहाँ भी इस रिज़ल्ट का यूज़ करोगे, और वो क्या होगा, यहाँ पर आप ए एल की जगह पर बी एन का यूज़ करोगे। बी एन यानी कि देखो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो हो जाएगा डेल्टा जे एल, ये वाली टर्म एज इट इज़, और दिस मल्टीप्लाई दिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
देखो बी आई के इक्वल, देखो जब आप इसको करके देखोगे डेल्टा आई एन एंड बी एन, एन एंड एन आर सेम, क्या बचा आई, और आई किसका फिक्स होगा, बी का, दैट मीन्स दिस, ये आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। देन आपके पास बचा सी जे एंड ए एल। अब देखो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही जगह पर 1 होगी, और वो कब होगी, जब इन दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी, और बाकी सभी वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 0 तो यूज़ करेंगे नहीं, तो यूज़ क्या रह गया, वो है 1। जब इसकी जगह आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा ए आई सी एन बी एन माइनस में बी आई सी एल ए एल, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। और जो ई हमने कंसीडर किया था वो किसके इक्वल होगा, जो ये आइडेंटिटी है ये वाली, इसका रिजल्ट क्या होता है, ए इंटू सी डॉट बी माइनस में बी इंटू सी डॉट ए। ये तो एक आइडेंटिटी है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो सूडो टेंसर हमने कंसीडर किया है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी हैं सूडो टेंसर की वो क्या क्या हैं, फर्स्ट तो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की टर्म्स में, बाकी जो इसकी सूडो टेंसर की प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी, वो सभी एक नॉर्मल टेंसर क्वांटिटी की तरह ही हैं। दैट मीन्स जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन के केस में किया था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब था कि किन्हीं भी दो सफिक्सेस को इक्वल पुट करना, और अगर हम मान लो इस क्वांटिटी में आई जे एंड के, इसमें किन्हीं दो सफिक्सेस को इक्वल पुट करते हैं, मान लो आई इक्वल टू के पुट किया, तो इसकी जो रैंक होगी वो 2 डिक्रीज़ हो जाएगी। अभी तो इसकी रैंक 3 है, लेकिन जब आप आई इक्वल टू के पुट करोगे तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी, वो हो जाएगा ए जे, दिस इज़ रैंक 1 क्वांटिटी। तो इसका मतलब है ये सूडो टेंसर के केस में भी वैलिड है ये वाली प्रॉपर्टी। और उसी तरीके से जो सम वाली प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रिक सम, वो क्या होती है, आप कंसीडर करोगे किन्हीं दो सूडो टेंसर क्वांटिटी को जिनकी रैंक सेम होगी, मान लो ए एंड बी रैंक दोनों की सेम है, जब आप सम करोगे तो इनकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक तो सेम रहेगी जो यहाँ पर आपने कंसीडर की है, और जो लास्ट में रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक सूडो टेंसर ही मिलेगा जिसकी रैंक इनकी इक्वल है। ये हो गया एडिशन का केस। देन जब आप मल्टीप्लिकेशन का केस डिफाइन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हो जाएगा, मान लो जो रैंक है उसमें आप डिफरेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपने आई के मान लिया और बी के केस में मान लिया आई जे एंड के, तो इसकी जो रैंक होगी, मान लो दिस इज़ कोई भी रैंडम रैंक एम एंड एन, ये दोनों एम एन ऑर्डर की क्वांटिटीज़ हैं, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको मिलेगी मान लो सी ही है, तो उसकी रैंक हो जाएगी एम प्लस एन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप इसे याद ही करेंगे। देन जो फोर्थ क्वांटिटी होगी आपके पास वो भी मल्टीप्लिकेशन के केस के लिए है। जब आप दो टेंसर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्डिनरी या फिर आप बोल सकते हैं एक कार्टेशियन टेंसर ही मिलेगा, और जिसका ऑर्डर होगा इसी तरीके से डिफाइन। दैट मीन्स ये एक कार्टेशियन टेंसर है जिसका ऑर्डर m प्लस n है प्रोडक्ट के केस में। ये भी बात हो गई अब प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि जो सूडो टेंसर है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया, बल्कि सिर्फ एप्सिलॉन टेंसर का यूज़ करके, सूडो टेंसर का यूज़ करके हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया है, जिसके रिजल्ट्स हम देख चुके हैं, और उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को ही किया है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन सभी की तो बिल्कुल बेसिक ही लगेगा। देन आई होप सो दिस इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू, and thank you for watching this video
and this lecture ends here now.